गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आप सब अच्छे हैं? अच्छे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति सुने हैं कभी? चलिए संख्या पद्धति हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम गणित में देखते हैं अंक। क्या देखते हैं? अंक। गणित में हम जितने भी संख्याएं लिखते हैं वे सारी संख्याएं किससे बने होते हैं? अंकों से। और अंक कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल अंक हमारे हैं 10। कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10। कुल 10 अंक है। कितने अंक है? 10। इन्हीं अंकों से बनती है सारी संख्याएं। ठीक है। आगे अंक के बाद हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या संख्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कैसे समझेंगे? हम कोई भी चीज को गिनते हैं। कोई भी चीज जो दिया है उसको क्या करते हैं? गिनते हैं। जैसे कुर्सी, 1 चाक, 2 चाक, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। तो जहां से हम गिनना शुरू करते हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा करते करते अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक। अनंत तक मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आगे हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृत संख्याओं में जब प्राकृत संख्याओं में हम शुरू में शून्य लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शून्य। मतलब शून्य को जब शामिल कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं में तो उस संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत। ये भी अनंत तक चला जाएगा। इसके बाद आती है सम संख्याएं। क्या आती है? सम संख्या। सम संख्या वे सारी संख्याएं जिससे हम 2 से अगर भाग दे, किससे भाग दे? 2 से, तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसा करते करते अनंत तक ही जाएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? वे सारी संख्याएं जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 हो क्या कहलाती है? सम संख्या। क्या कहलाती है? सम संख्या। आगे हम देखते हैं विषम संख्या। क्या देखते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होगा? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। वे सभी संख्याएं क्या देखेंगे? है ना? वे सारी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वे संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। इसी तरह 13। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वे सारी संख्याएं हल्ला नहीं करेंगे भाई। वे सारी संख्याएं जिनके इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 क्या हो?
9 ये सारी संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्याएं। यहाँ तक सबको समझ में आया? सबको आ गया समझ में? तो हमने क्या देखा? अंक। तो गणित की जितनी भी संख्याएं लिखते हैं उन सब में अंकों का प्रयोग होता है। ये अंक कितने हैं? कुल 10 अंक हैं। देख लिए? त्रिप्राकृत संख्या जिसको हम गिन के समझते हैं, गिनने में हम प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्याओं में हम शून्य और लगा लेते हैं तो संख्याएं सब क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। सम संख्याएं जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, या वे सारी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ये सारी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। वे सारी संख्याएं जिनकी इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 हो विषम संख्याएं कहते हैं। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांक और अभाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं, फिर अंकित मान, फिर स्थानीय। आगे देखते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या देखते हैं? पूर्णांक वे सारी संख्याएं जो ऋणात्मक हो और धनात्मक हो, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक। जैसे अनंत पीछे की ओर भी जाएगा, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 और ये भी कहा जाएगा अनंत जाएगा। उनमें सारी संख्याएं जो धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी होंगी उन संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्णांक। आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? अभाज्य संख्या। वे सारी संख्याएं जिस संख्या में खुद का और एक का बस भाग जाएगा और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। या क्या कह सकते हैं? वे सारी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, 1 और स्वयं। ठीक है? जैसे वे संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से बहुत सारी संख्याएं अनंत तक जाएंगी। हमको ऐसी संख्याओं को ढूंढना है। अब देखिए 2 या तो 2 में 2 का भाग जाएगा पूरी तरह, या तो 1 का जाएगा। 3 में या तो 1 का जाएगा या तो 3 का जाएगा। आगे समझ में? इस तरह की सारी संख्याएं जिसमें केवल 1 का और खुद का भाग जाएगा वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। अच्छा तुमको ये पूछा जाएगा एक अभाज्य संख्या है या नहीं? एक अभाज्य संख्या तो क्या बताएंगे? अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको सोच के रखेंगे। ठीक है? लास्ट में बताएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परिमेय। क्या पढ़ते हैं? परिमेय। परिमेय को कैसे समझेंगे? जैसे कोई संख्या हम लिखते हैं उसको बटे के रूप में लिखते हैं। इसके रूप में लिखते हैं बटे के रूप में। जैसे P बटे Q, P बटे Q। जहां पर Q बराबर 0 नहीं हो सकता। आज समझ में? जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं उदाहरण के लिए 2/3, 4/5, 7। अब ये 7 में बटा नहीं है ना, तो जिसके बटे में नहीं है मतलब उसको हम 1 है मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो ये भी एक परिमेय हो गया। लेकिन कभी भी नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है। याद है समझ में? आगे हम पढ़ते हैं अंकित मान। क्या पढ़ते हैं? अंकित मान।
अंकित मान हम ऐसे समझेंगे, कोई भी अंक, कोई भी अंक, जैसे हमारे अंक कितने हैं? 0 1 2 9, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे अंक हैं। अगर हम कोई संख्या लिख देते हैं, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 241, अब इसमें 2 का अंकित मान क्या है? 2 का अंकित मान क्या होगा? 2, मतलब जो अंक जितना रहेगा उसका मान वही रहेगा। 2 का 2, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो संख्या कितना भी लिखा रहेगा। आगे समझ रहे? कोई भी संख्या लिखा रहेगा, जैसे हम लोग लिख देते हैं 4056, तो यहाँ पे 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 4, 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 5, अंकित मान वही होता है। आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये समझ में आएगा पूर्णांक। ये सारी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक रूप में होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं हमने देखा, वे संख्याएं जो केवल एक स्वयं से और एक से पूरी तरह विभाजित होती है और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। परिमेय संख्याएं जिसको हम बटे के रूप में p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होगा। अंकित मान में हम क्या करते हैं? 0 से लेकर 9 तक की जो अंक है उसका कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसका मान वही रहेगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय मान। क्या पढ़ते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम ऐसे समझेंगे, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं? संख्या, एक संख्या को लिख देता हूं 5347, कितना लिख दिया मैंने? 5347। अगर इसमें से हमें पूछा जाता है 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछा जाता है? 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, अल्लाह ने जाएंगे 3 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 कहां पर है? सैकड़े पर। तो हमें क्या करना है? 3 गुणा 100, जहां पर वो है वहां पर 2 शून्य लगा के, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 के साथ गुणा कर देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 3 का स्थानीय मान 300 होगा। अगर इसी पर अगर पूछा जाएगा एक दूसरा मान, जैसे लेते हैं 4648, 4648, इसमें 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 बार 4 है, कितने बार 4 है? 2 बार, तो दोनों का अलग अलग होगा। तो पहला, अगर पहले 4 का देखें तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान। तो पहला वाला देखेंगे इकाई, दहाई, तो 4 गुणा 10 बराबर 40। दूसरे वाले 4 का देखेंगे तो क्या देखेंगे? 4 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो यहाँ पर 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। ये सारी बातें समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए स्थानीय मान सबको समझ में आया? आगे हम लोग देखते हैं बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं। क्या देखते हैं? बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं। जैसे एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, वैसी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ऐसे देखते जाएंगे हम क्या पाते हैं? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है,
ठीक है, अगला नहीं करेंगे। अनामिका इधर देखो। तो हमने क्या देखा, छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10। इसी तरह 3 अंक की क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। रिमूव 4 अंक का, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000। इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। अगर बड़ी संख्या देखना चाहें तो 1 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या ना, सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। हाँ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो हमने क्या पाया कि अगर 1 अंकों की बड़ी संख्या रहेगा तो 1 गुना रहेगा, 2 अंकों की बड़ी संख्या रहेगा तो 2 गुना रहेगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगा तो 3 गुना रहेगा। इसी तरह जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछते जाएंगे उतने गुना हम लगाते जाएंगे, वही सबसे उसकी बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए अब कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। एक प्रश्न बोलेंगे और उस प्रश्न को फिर हम लोग हल करेंगे। चलो राष्ट्रीय एक प्रश्न तुम बोलना, फिर उसको हल करके देखते हैं। चलो प्रश्न। वह संख्या कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। और शेषफल कितना रहता है, 5 रहता है। 5 रहता है। चलिए विकल्प बताएंगे। A 80, B 90, C 220, D 230। बैठ जाओ, हल नहीं करेंगे। देखिए अब एक प्रश्न में क्या दिया है, वह कौन सी संख्या है इसे 15 से भाग देने पर, क्या 15 क्या बन गया, भाजक। 15 क्या बन गया, भाजक। और भागफल कितना मिल गया, 15। और शेषफल कितना मिल गया, 5। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है भाज्य को ज्ञात करना है, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। और भाज्य का सूत्र हमको मालूम है, भाज्य बराबर होता है भाजक। अल्लाह नहीं कर रहा बेटा, भागफल धन शेषफल। इधर देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे हमारा भाजक कितना है, भाजक है हमारा 15, ठीक है। हमारा भागफल कितना है, 15 और शेषफल कितना है, 5। जब विभिन्न प्रकार के चूल्हे एक साथ रहते हैं तो हम सबसे पहले किसका हल करते हैं, गुणा का। अगर भाग रहेगा तो पहले भाग को करेंगे, फिर कोष्टक रहेगा तो सबसे पहले कोष्टक को करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जोड़ और गुणा बस है तो गुणा को पहले करते हैं। 15 गुणित 15 करेंगे, यहाँ पे करके देख सकते हैं 15 गुणित 15
15 पंजे 75 के 5 80 7 और 15 7 22 225 225 धन 5 बराबर कितना गया 230। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? 3। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे।